आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है बुलंदशहर में बवाल का आखिर सच क्या। बुलंदशहर में हुए तशद्दुद में करीब 30 घंटे के बाद इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या यह सिर्फ मुश्तइल भीड़ का एक तशद्दुद था या फिर कोई साजिश। तशद्दुद के बाद दर्ज की गई एफआईआर में 27 लोगों के नाम दर्ज हैं, 60 नामालूम के भी नाम एफआईआर की गई है। 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। एसआईटी तश्कील दी जा चुकी है। सुबोध सिंह के बेटे ने कहा कि उनके वालिद हर मजहब का एहतराम करते थे, उनकी जान हिंदू मुस्लिम तनाज़े में चली गई। सवाल इस बात पर भी उठ रहा है कि उनसे साथी पुलिस वाले जो थे उन्हें अकेला छोड़ करके क्यों भाग गए। एसआईटी इसकी भी जांच करेगी। सवाल यह भी कि आखिर भीड़ ने इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को ही निशाना क्यों बनाया। सियासी पार्टियां यह एंगल भी जोड़ रही हैं कि अखलाक मर्डर केस में सुबोध जांच अफसर थे। क्या इस तशद्दुद के तार अखलाक केस से भी जुड़ते हैं। आज सुबह ही बुलंदशहर पुलिस लाइन में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को सलामी दी गई। अब एनएचआरसी ने भी यूपी हुकूमत को नोटिस भेजा है। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रात 9 बजे सूबे के कानूनी निजाम पर मीटिंग भी करने वाले हैं। गाय के नाम पर तशद्दुद हुआ, एक अफसर की जान चली गई, लेकिन कई सवालों का जवाब अभी अधूरा है। आखिर किसने बिछाया बुलंदशहर में बारूद। बजरंग दल लीडर योगेश राज को शह किसने दी। गोकशी के पुराने मामले से सबक क्यों नहीं लिया गया। और सबसे बड़ा सवाल यह कि यह हुजूमी भीड़ का तशद्दुद था या फिर सोची समझी साजिश। पूरे मौजू पर तफसील से हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजू पर बातचीत के लिए जुड़ेगा खास पैनल भी। तो बुलंदशहर में जो कुछ भी हुआ सबने देखा और एक अफवाह फैली, गोकशी की बात सामने आई और उसको लेकर के जब एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की गई तो फिर भीड़ जो है वो बेकाबू हो गई, मुश्तइल हो गई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये मुश्तइल भीड़ जब किसी बात को लेकर के थाने का घेराव करने लगी या सड़क जाम करने लगी तो वहां पर पथराव के बीच ही आखिर इंस्पेक्टर सुबोध को गोली किसने मार दी। क्या उनकी ही रिवॉल्वर से उन्हें गोली मारी गई, किसी और ने गोली मारी। और अगर गोली मारी भी तो क्या पहले से यह प्लानिंग थी कि कोई इंस्पेक्टर सुबोध को गोली मारेगा, जान लेगा, क्योंकि बिना हथियार के तो गोली चलेगी नहीं। कई तरह के सवाल इन सब के बीच ये भी खड़े होते हैं कि ये जो पूरा मामला था क्या सोची समझी साजिश था या फिर कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही जो पूरे मामले को समझ नहीं पाई और कहीं ना कहीं लापरवाही बरती। और अब इसको लेकर के कई तरह की बातें भी सामने आ रही हैं, सियासी बहसबाजी भी हो रही है। और एनएचआरसी ने भी अभी योगी हुकूमत को, यूपी सरकार को नोटिस भेजा है। हालांकि सीएम योगी खुद थोड़ी देर बाद ही बातचीत करने वाले हैं। आला सतही और तमाम जो अफसर हैं उनसे वो मीटिंग में तमाम तरह के हालात का जायजा लेंगे। लेकिन पूरी सूरत हाल को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद होगा। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में 2 खास मेहमान हैं। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से बीजेपी लीडर प्रिया शर्मा जी मौजूद हैं। तो वहीं हमारे साथ इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट अनुराग वर्मा जी भी मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल। कुछ ही देर में कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, हम उनसे भी बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। और जैसा कि हमारे बहस का फॉर्मेट है कि हम शुरू में अपने मेहमानों को एक एक करके 2-2 मिनट का वक्त देते हैं। और प्रिया शर्मा जी, मैं आपके पास ही आना चाह रहा हूं कि बुलंदशहर को जब हम देखते हैं, ऐसी बहुत सी चीजें हम देखते हैं और बहुत से ऐसे मामले इससे पहले भी देखने को मिले हैं कि कहीं ना कहीं शुरू में सेंटिमेंट्स को या फिर हालात को समझा नहीं गया और फिर मामला बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया। यहां पर भी क्या वैसे ही हुआ। और जब हुआ तो फिर इसका जिम्मेदार कौन। कानूनी निजाम जो है यूपी में क्या पूरी तरह से एक तरह से ध्वस्त हो चुका है, एक तरीके से दरहम बरहम हो चुका है, या फिर कार्रवाई होगी और फिर जो जिम्मेदारान हैं उसको लेकर के चीजें कहीं ना कहीं निकल करके सामने आएंगी। देखिए, सबसे पहले जो मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरा दिल बहुत विचलित हो रहा है। ये जो नौजवान हैं उनका दुख देख करके वो बार बार कह रहे हैं कि 2 कम्युनिटीज, जो कई सारी कम्युनिटीज होती हैं, उससे कोई लेना देना नहीं होता आम आदमी और सबका, और किसकी जान जाती है, 2 कम्युनिटीज आपस में भिड़ती हैं या कुछ है। अब उनके पिता की जान गई है तो मेरी तरफ से श्रद्धांजलि मैं उनको पेश करना चाहती हूँ। जो बहादुर सिपाही थे वो ड्यूटी में अपनी जान उन्होंने गंवा दी है। और वो जो नौजवान है उसके दर्द को मैं समझते हुए ये कह रही हूँ कि आज हर भारतीय ये दर्द महसूस करता है और उसे कहीं ना कहीं डर रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमेशा से हिस्ट्री रही है भारत में कम्युनिटीज के बीच की लड़ाई की, जातियों के बीच की लड़ाई की। इसे हम ना नहीं कर सकते। लेकिन जो यहाँ मुद्दा आया है वो ये है कि जो एसआईटी का गठन हुआ, अगर आप पहले देख लें, आपने बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने बहुत रेज किया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो कि
पूरी तरीके से जो कानून व्यवस्था है वो ध्वस्त हो गई है। मैं कहना चाहती हूँ कि जो हिस्ट्री है राइट्स के बाद के इन्वेस्टिगेशन की, उसमें एसआईटी जितनी जल्दी फॉर्म हुआ, ये अपने आप में एक मिसाल है। इतनी जल्दी एसआईटी का गठन कहीं जल्दी देखने को नहीं मिलता। दूसरी बात, इतने लोग नामजद जो दर्ज किए गए हैं और जो अननेम्ड जो कल्प्रिट्स हैं उनका नाम जो लिखा गया है वो बहुत जल्दी हुआ है। तो जो पुलिस के तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है, और पुलिस ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ यही कार्य कर रही है, सोशल मीडिया पर भी जो अफवाह फैला रहे हैं उनको भी चुन चुन कर कह रही है कि अफवाहें मत फैलाइए क्योंकि इससे ज्यादा हानि हो सकती है। तो ये पूरे तरीके से जो पूरे फंक्शनिंग हो रही है, आज भी अभी रात को भी योगी जी मीटिंग करने वाले हैं, तो आप सब चीज को देखेंगे तो बहुत जल्दी में सब कुछ चीजें हो रही हैं। तो अगर हम ये बोलेंगे कि कानून की तरफ से कोई लापरवाही हो रही है, ये मुझे नहीं लगता। ठीक है, लेकिन होने के बाद ही क्यों, उससे पहले आखिर चीजें क्यों नहीं संभली? हमारे साथ लखनऊ से इस वक्त समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर अजीज खान साहब भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर खान, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। और अजीज साहब, देखिए, मैं आपके ही पास आ जा रहा हूं कि कानून अपना काम कर रहा है, बहुत तेजी से एसआईटी तश्कील दी गई और 27 से लेकर के 27 लोगों के नामजद, नामालूम 60 लोगों के नाम एफआईआर दर्ज हो चुकी है। यानी कि कानूनी निजाम बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है। वहां पर कुछ चीजें हो जाएं तो फिर उन्हें संभाला नहीं जा सकता, यह कहना है बीजेपी का। अगर बीजेपी लीडर प्रिया शर्मा ये कह रही है तो आपका जवाब क्या है? देखिए सऊद भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि आज जिस तरीके से शैतानों के जंग में इंसानियत का कत्ल हुआ है, सबसे बड़ी बात है। मैं उस परिवार को खासतौर से मैं संतावना देना चाहूंगा और साथ ही साथ खिराज अकीदत पे पेश कर रहा हूं जनाब जो हमारे शहीद हुए हैं इंस्पेक्टर साहब। हकीकत यह है कि आप उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन मैं बीजेपी को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि जो मकसद उसका था कि इस देश में और प्रदेश में नफरत पैदा करने की, आज हकीकत यह है कि अपने मकसद में कामयाब हो। आज माहौल ये देखिए कि दंगाइयों की स्थिति ये थी कि उन्होंने कत्ल किया, इतना बड़ा माहौल पैदा किया और उसके साथ साथ उसका वीडियो बना करके वो वायरल करते। सच्चाई ये है कि आज प्रदेश जल रहा है। इस बात को समझिए आप कि माननीय योगी साहब, आप ये जानिए कि उत्तर प्रदेश की बात न करके वो हैदराबाद की बात करते हैं। दूसरी बात आप ये समझिए कि आज वो नाम बदलने में मशगूल है। कानून व्यवस्था की स्थिति है कि प्रदेश जल रहा है। मैं आपको बताऊं कि वही माननीय योगी जी जो हिंदू युवा वाहिनी का एक संगठन चलाते हैं, जिसके वो संरक्षक हैं, और वो संगठन का सिर्फ एक काम है कि वो नफरत पैदा करने के अलावा वो कोई काम नहीं करती। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ये जो नफरत की बात है, मैं ये जो मैडम अभी बात कर रही थी, मैं उनको बताना चाहूंगा कि आप फसादात के मंसूबे बनाते क्यों हैं, कौम को बांटकर आपस में लड़ाते क्यों हैं? आप भी महफूज न रह पाएंगे नादानी में। आपके शहर में बारूद बिछाते क्यों हैं? जिस तरीके से यह बारूद बिछाने का काम चल रहा है, जिस तरीके से भाई को भाई से, पड़ोसी को पड़ोसी से जुदा करने का काम कर रहा है, ये वाकई में बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये कानून व्यवस्था की बात है। आज जिस तरीके से बीजेपी के लोग इन्वॉल्व हैं, बजरंग दल के लोग इन्वॉल्व हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग इन्वॉल्व हैं, आखिर चाहते क्या थे? हकीकत यह है कि 2019 का चुनाव इन्होंने चूंकि कोई काम नहीं किया, वो कहीं ना कहीं लोगों को इस तरीके से बांट करके फिरका परस्ती माहौल पैदा करके 2019। ठीक है डॉक्टर अजीज, मैं आपके पास आऊंगा। सर देखिए, आपको 2 मिनट का वक्त मैंने दिया और बाकी दूसरे मरहले में हम जब बातचीत के आगे बढ़ेंगे तो फिर जरा डिबेट जब ओपन होगी तो फिर हम आपके और भी सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन अनुराग सर, देखिए, बात अभी यही कही गई। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि योगी जी बाहर की दूसरी रियासतों में मशगूल है, नाम बदलने में मशगूल है, और प्रिया जी ये कह रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और कहीं ना कहीं ये रवायत रही है और ऐसा नहीं करना चाहिए और दंगे या फिर तशद्दुद नहीं होने चाहिए। लेकिन इसको हवा कौन देता है? बजरंग दल की बात कर लेते हैं तो बजरंग दल कहीं ना कहीं साइड सबॉर्डिनेट नजर आने लगता है बीजेपी का, उसके साथ कहीं ना कहीं उसके ताल्लुकात नजर आने लगते हैं। तो फिर क्या एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद सरकार की नहीं बन जाती है ऐसे में? देखिए, आपका सवाल से पहले मैं एक बैकग्राउंड देना चाहूँगा। जैसे चुनाव से पहले ये धर्म के आधार पे जो विवाद है और जो झगड़े हैं और दंगे हैं, ये चुनाव से पहले कोई नई बात नहीं है। ये ऑलमोस्ट हर चुनाव के पहले ऐसा माहौल देखने को मिलता है। लेकिन सर यूपी में नहीं है। यूपी में नहीं है, लेकिन उसका इम्पैक्ट है। देखिए, अब जो समय है मास मीडिया, वो आप ये देखिए, जो जिस तरह से सोशल मीडिया का इम्पैक्ट आया, आज मतलब विदेशों में जो हो रहा है उसका इम्पैक्ट यहाँ के चुनाव में देखने को मिलता है। तो आप ये यूपी में हुआ या कहाँ हुआ, उसका इम्पैक्ट सब जगह दिखेगा, नंबर 1।
नंबर 2, पुलिस के साथ, पुलिस के किसी अधिकारी की इस तरह से हत्या उत्तर प्रदेश में ही पुराना इतिहास है, पहले भी हो चुकी है। तो जिस तरह से वहां का भीड़ है, जो भीड़ तंत्र है, जो लोग हैं वो इस हद तक बेकाबू हो चुके हैं, या उनके मन से डर जो है, जो पुलिस का, प्रशासन का डर है, वो आज नहीं खत्म हुआ, वो पहले से ही खत्म है। अगर हम पुरानी घटनाओं को भी देखें तो वो पहले से खत्म है। लेकिन जिस तरह से अभी हम लोग वीडियो देख रहे हैं, जिस तरह से वो किसी अपने आप को, जो जिस भी संस्था से वो अपने आप को एसोसिएट कर रहे हैं, वो दिखा के, वो जिला कन्वीनर है सर बजरंग दल का। देखिए वो आप एक चीज देखिए, इन लोगों का ये जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको कहीं से बनाया जाता है, ये अपने आप नीचे से ऐसी ट्रेनिंग एक तरह से हो जाती है, और दूसरे वो खुद अपने आप हवा कौन देता है सर? देखिए, हवा तो ये चुनाव की होती है, और ये हवा ऑलरेडी चली हुई है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कहीं से कोई इंस्ट्रक्शन आया होगा, जो मुझे लगता है, मैं अभी बहुत इन्वेस्टिगेशन होने हैं, ठीक है, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन आया हो, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है। लेकिन हाँ, जहां भीड़ इकट्ठा होती है और एक मानसिकता डिफरेंट होती है, वहां पे ऐसी चीजें हुई हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं एक व्यवस्था, जो प्रशासन का डर खत्म हुआ, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी। चलिए, वाकई कहीं ना कहीं एक तरह से कानून का डर जो है वो नहीं है। और प्रिया जी, अगर ऐसा है तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और फिर वही बात होती है ना कि आखिर योगेश राज जैसे लोगों को शय कौन देता है? आखिर बजरंग दल का जिला कन्वीनर आकर के अपने आप में वो इतना कुछ क्यों कर रहा है, वहां पर लोगों को क्यों भड़का रहा है? अभी तक गिरफ्तार भी नहीं हुआ है कलीदी मुलजिम। तो सवाल तो फिर बरसरे इक्तदार पर उठ जाते हैं कि ऐसे लोगों को शय क्यों दी जाती है। देखिए, 4 लोगों की तो का अरेस्ट हो चुका है, लेकिन उसके पहले जो अभी डॉक्टर अजीज ने कहा, उसका जवाब देती हूँ। मेरे बात का जवाब नहीं दीजिएगा? आप मुझे समय दीजिए, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगी। लेकिन उससे पहले जो उन्होंने रेस किया है और जो उंगली उठा करके उन्होंने कहा कि बीजेपी ये करवाती है, मैं लेकिन देखिए, मैंने जो सवाल पूछा है, मैंने मॉरल ग्राउंड पर अवामी सवाल पूछा, एक अवाम का सवाल, लेकिन उन्होंने सियासी सवाल पूछा। आप तय कर लीजिए कि किसको क्या पहले जवाब देना। बहरहाल मैं आपका जवाब मैं दोनों दूंगी, जवाब दोनों दूंगी। उन्होंने पहले कहा है, इसीलिए मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। वो आप पर सीधे अटैक था, ठीक है, आप जवाब दीजिए। हाँ, तो इसीलिए मैं जवाब देना चाहती हूँ उसका। उन्होंने कितनी साफगोई से कह दिया कि बीजेपी ये सब करवाती है या कुछ है। क्या सबूत है आपके पास कि बीजेपी ये करवाती है? और अगर इतना सबूत है तो जाइए एसआईटी के सामने, आप बैठिए, वहां पर बोलिए, पुलिस के सामने आप एफआईआर कीजिए। वहां पर आपके पास कोई सबूत नहीं है। आप जैसे लोग हैं जो हवा देते हैं, आप जैसे हैं जो मीडिया में जा जाकर के ना जाने क्या क्या बोलते हैं और इस तरीके से हवा दे करके और वहां पे दंगे भड़काते हैं। क्या सबूत है? आप पहले मैं दीजिए, सबके सामने बोलिए, आप क्या सबूत ला सकते हैं? आप ऐसा क्या पेश कर सकते हैं? जो लोग वहां पर दंगाई थे, क्या वो बैच पहनकर रखे हुए थे? बजरंग दल का जिला कन्वीनर वहां पर दिख रहा है, उसका वीडियो वायरल हो रहा है, वो लोगों को भड़का रहा है। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आनंद साहब खुद कह रहे हैं कि वो कलीदी मुलजिम है, वो मुख्य आरोपी है। इतने क्या सबूत अभी काफी नहीं है? आप ये बताइए, इन्वेस्टिगेशन की प्राइमा फेसी, क्या आपको लगता नहीं है कि आप इस बात पर संजीदगी से जवाब दें? प्राइमा फेसी की ही बात रहती है, और प्राइमा फेसी 10 चीजें बोल दी जाती हैं और फिर दंगे भड़कते हैं। प्राइमा फेसी हम यहाँ पर नहीं जा रहे हैं, बात बहुत ज्यादा संगीन है। आपने सबूत की बात की ना, मैंने 4 ऐसे पॉइंट्स उठाए, मैंने 4 ऐसे पॉइंट्स आपके पास रखे जिसका जवाब जरूरी है। और कम से कम शुरुआती जांच में इस पर कहीं ना कहीं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बन जाती है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बन रही है? एक इंडिविजुअल जो है वो ये ऐसा कार्य कर रहा है, आपकी सरकार नहीं है, हम पूछेंगे सर। ठीक है प्रिया जी, आपकी सरकार नहीं है, आप बोल दिए मेरी सरकार नहीं है। हम ये मान लेते हैं योगी जी, गिरफ्तार कर रही है, हम ये मान लेते हैं योगी जी सरकार है जो यूपी के सीएम नहीं है। मैं सवाल नहीं पूछूंगा, हम ये दंगे बंद करवाएंगे, वो कर रहे हैं, वो काम मुस्तैदी से काम कायम है। मैं फिर आपसे सवाल नहीं पूछूंगा, हमारी सरकार कर रही है ये कार्य, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, ये दिक्कत है। जब कोई बिल्कुल सरेआम ये इल्जाम लगाता है कि बीजेपी ये कर रही है, तब मुझे दिक्कत होती है। क्या सबूत है? आप ये बताइए। आप 4 सबूत लाते हैं, बीजेपी किस तरीके से लिप्त है उसका आप सबूत लेकर के आइए। दिखाया क्योंकि वहां दुर्गा पूजा था और उसके साथ साथ मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था। तो आप ये कहना चाहते हैं कि 2 फंक्शंस एक साथ नहीं हो सकते और इसीलिए हो रहे थे, तो आपको तकलीफ है? आप ये कह दीजिए लोगों से। अब कह नहीं रहे हैं प्रिया जी, ये सबूत है मेरे पास 4 अक्टूबर 2017। तो आप ये कहना चाहते हैं कि 2 फेस्टिवल्स एक साथ नहीं हो सकते? आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते? या आपकी सोच होगी? भारतीय जनता पार्टी की नहीं है ये सोच। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि भारत में हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, वो आराम से रह सकता
है। ये आपकी सोच होगी, आपका काम होगा दंगे भड़काने का, जो कि आप बिल्कुल नेशनल टीवी के सामने कर रहे हैं। भड़का करके इस देश में माहौल खड़ा करना चाहते हैं। आप अभी कर रहे हैं। अजीज साहब मैं आता हूँ, अजीज साहब ठीक है, अजीज साहब मैं आता हूँ, पूरी अजीज दुनिया साहब देख आता रही है ये हूँ, चीज। ठीक है। लेकिन प्रिया जी मैं सर अनुराग सर मैं यही पूछ रहा हूँ, आपने भी तो सफाई से ये बात कह दी। अजीज जी ठीक है मैं आता हूँ कि आप हमारी जिम्मेदारी कैसे बन जाती है, हम पर क्यों सवाल उठ रहे हैं? आप कह दीजिए कि योगी जी सीएम नहीं है, आप कह दीजिए कि बीजेपी की सरकार यूपी में नहीं है, मैं सवाल नहीं पूछूंगा मैम, मैं सवाल नहीं पूछूंगा। हम एसआईटी, देखिए हमने एसआईटी का गठन कर दिया। हम अपने पुलिस वालों को बार बार लगा रहे हैं, और सिर्फ वही नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ कि सिर्फ ग्राउंड पे नहीं, सोशल मीडिया पे भी, ताकि अफवाहें नहीं फैले। और ठीक है उसके बाद अनुराग जी, प्रिया जी ठीक है आपने अपनी बात कह दी। अनुराग जी से सवाल, अनुराग जी रिएक्शन हुआ उस ठीक है, चीज का, उसके बाद तो सब कुछ स्टॉप। ठीक है आप जो कह रही मैं सुन लेता हूँ, एक मिनट प्रिया जी, ठीक है मैं ज्यादा सवाल नहीं पूछता हूँ, आप जो कहेंगे मैं वो सुन लेता हूँ बस। प्रिया जी एक बहुत छोटी सी बात है, एक मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी नेशनल टीवी चैनल पे जहां भी हम लोग बैठते हैं, एक ये स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है कि सारे राजनेता आपस में लड़ने लगते हैं, जिससे मुद्दे की बात जो है, जो असली जो चिंतन का विषय है वो बाहर ना आने पाए। आपने उन पे आरोप लगा दिया, उन्होंने आप पे आरोप लगा दिया, आप नहीं एक मिनट मेरे सवाल का देखिए जवाब आया नहीं, मेरे सवाल का जो जवाब मैं ढूंढ रहा था, मैं इंतजार कर रहा था, उसका आया नहीं जवाब, और आपने ये कह दिया कि हमसे क्यों पूछ रहे हैं। बहरहाल प्रिया जी एक देखिए जो सबसे बड़ी चीज है, आप ये कह रहे हैं कि एसआईटी का हमने गठन कर दिया, हमारी जिम्मेदारी ये सरकार का काम, आप ये समझ रही है सरकार का काम है, आपने एसआईटी का गठन कर दिया, आपने सोशल मीडिया पे रोक लगा दी कि आपने लोगों को चेक करना शुरू कर दिया कि अफवाहें ना फैलाई जाएं और दंगे ना भड़के। आपने क्या उन लोगों को पहले चेक किया कि जो इस तरह से अपने आप में खुद इतने शक्तिशाली हो गए कि वो पुलिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं? उनको चेक करने की भीड़ का कोई चेहरा नहीं, देखिए भीड़ का चेहरा भीड़ का चेहरा दिख रहा है, ये चेहरा दिख रहा है और हम ये चेहरा दिखा भी रहे हैं। जा रहा है, लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, भीड़ का जो चेहरा दिख रहा है और वो पूरे गर्व के साथ दिखा रहे हैं। तो जिन लोगों का चेहरा दिखा उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुआ है। ये सरकार का कार्य है और सरकार मुस्तैदी से ये कार्य मैडम सरकार का ये भी काम होना चाहिए, जो लोग वहां गर्व से चेहरा दिखा रहे हैं उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, उनको कानून का प्रशासन उनको पता है ना कि वो बजरंग दल से है सर, उनको तो पता है। देखिए ये भीड़ का चेहरा यही है, अब आप बोलिए कि ये कौन है, हम इनकी तारीफ अलग से दी जाए। प्रिया जी इनकी अलग से तारीफ दी जाए। कार्य करे या ना करे, कर रही है तो भी आप ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि कर रही है या नहीं है, कर रही है। हम ये सवाल नहीं उठा रहे कि आप कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सवाल यह उठ रहा है कि कार्रवाई क्या सही तरीके से हो रही है, क्या आगे सही तरीके से बढ़ रही है। खबर तो यह भी आई थी कि योगेश राज गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन एडीजी साहब सामने आकर के बोलते कि नहीं अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, कहीं इसके बीच में भी तो कोई चीज नहीं हो गई? देखिए ऐसा है कि जो ये इन्वेस्टिगेटिव ये जो ड्रामाई टर्न एंड ट्विस्ट आते हैं ना, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं खदशा क्रिएट करते हैं, शक पैदा करते हैं। हम सिर्फ यहाँ बैठ करके कयास लगा सकते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं वो बेहतर जानते हैं कि उनको इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है। तो अगर वो कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और नहीं दे रहे हैं, वो भी उनका कार्य है कि अगर वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत अगर कोई बात छुपाना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि उससे दिक्कत हो सकती है, राइट्स भड़क सकते हैं, तो उनका पूरा अधिकार है कि उस बात को छुपाएं, ताकि पूरे तरीके से निष्पक्ष तरीके से जांच की जा सके। और ठीक है अजीज साहब आता हूं, प्रिया जी मैं आपके पास भी आता हूं, लेकिन अनुराग से देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी कि भीड़ जो है वो पथराव कर रही थी, ठीक है, लेकिन इन सब के बीच इंस्पेक्टर सुबोध को गोली मारी गई है। वो पथराव से जख्मी होकर के किसी चीज से चोट खा करके नहीं उनकी मौत हुई है, बल्कि गोली लगने से मौत हुई है। यह भी तय करना है या यह भी तफ्तीश की जा रही है कि पॉइंट ब्लैंक तो नहीं मारा गया उन्हें। तो सर अगर हथियार आया, गोली चली, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो वहां पर हथियार लेकर के आया और गोली मारी। नहीं तो बिल्कुल, तो इसके पीछे साजिश तो कहीं ना कहीं दिखने लगती ना फिर। और फिर वो जो अखलाक की केस की जांच करने वाला एंगल है, क्या वही तो सही नहीं है? अनुराग जी एक चीज का जवाब दीजिए। मैंने अनुराग जी से सवाल पूछा, मैं प्रिया जी आता हूँ। देखिए इसमें अभी अजीज साहब आता हूँ सर। देखिए सर रिपोर्ट आ जाता है, ये पता चला कि सर पर गोली मारी गई है, पुलिस की भी मिली भगत है। आज पुलिस और प्रशासन मिलकर के उन्होंने हत्या किया है और हत्या में कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। आपको यकीन नहीं होगा उन मेहनतकश पुलिस वालों पर, हमें यकीन है पूरा उन पुलिस वालों पर। आपके टाइम
में आपकी जब सरकार थी आप उन पर प्रश्न चिन्ह लगाते होंगे, आज भी लगाते होंगे। हमें पूरा यकीन है कि जो वहां हर एक पुलिस वाला अपनी जान जोखिम में डालकर ये सारे इन्वेस्टिगेशंस कर रहा है और वहां पर रह करके शांति बहाली करता है, उस पर हमारा पूरा विश्वास है। आपको नहीं होगा, हमें है। चलिए ठीक है। अजीज साहब हमारे साथ अब नहीं रहेंगे। अजीज साहब को इतनी देर तक हम उनके साथ रह सकते हैं। अजीज साहब हमारे साथ जुड़े, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग सर के जल्दी से कमेंट लेकर के मुझे ब्रेक पर जाना। अनुराग सर, देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज अभी एक गिरफ्तारी की बात हो रही थी। देखिए, जो काम होना था वो हो गया। अब मुख्य आरोपी गिरफ्तार होता है या नहीं होता, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। अगर जो आप चुनाव के माहौल में जिस तरह से हम लोग जो अलग एंगल से जो चीजों को देख रहे हैं, उसमें उसकी गिरफ्तारी होने या ना होने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। नंबर 2, चुनाव के दौरान ये होना कई दलों को फायदा पहुंचाता है, सिर्फ एक दल को फायदा नहीं पहुंचाता है। तो उस एंगल से भी देखने की जरूरत है। और अभी इन्वेस्टिगेशन बहुत ही बेसिक स्टेज में है कि उसमें कॉन्स्पिरेसी एंगल, देखिए, पिस्तौल होना या कोई भी असलहे का वहां पे मौजूद होना किसी प्रदर्शन के दौरान, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। ये रैंडम भी हो सकता है, ये एक मतलब कि नॉर्मल उसमें भी हो सकता है कि वहां पे जब इस तरह के लोग हैं तो हो सकता है कि किसी के पास हो और उसने जो है उसका इस्तेमाल कर दिया हो। तो मतलब दोनों ही चीज हो सकती है, साजिश भी और फिर साजिश भी हो सकती है और उसमें भी बहुत ठीक है, इन वे भी हो सकता है। ठीक है सर, तो बात बुलंदशहर में हुए तशद्दुद की कर रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे क्या 30 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया। अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 6 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। लेकिन एफआईआर जो 2 दर्ज हुई हैं उनमें 27 लोग नामजद हैं और 60 नामालूम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन आखिर ये अचानक से इतना बड़ा तशद्दुद कैसे भड़क गया? और बुलंदशहर में गोकशी की बात भी सामने आई, इसकी अफवाह भी उठी, लेकिन क्या हालात को संभाला नहीं गया? और प्रिया जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन अपने नाजरीन को बता दें कि हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट नीलेश कुमार सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। जब भी चुनावों के दरमियान इस तरह की हिंसा, तशद्दुद होते हैं, कशीदगी बढ़ती है, 2 फिरके लड़ते हैं, तो इसका फायदा सियासी जमातों को होता है। और सिर्फ एक ही जमात को नहीं बल्कि कई जमातों को होता है, और इसीलिए वो इसको भुनाती भी है। यानी कि लाशों पर सियासत करने की जो रवायत है वो सियासी पार्टियां बार बार दोहराने की कोशिश करती हैं। आप क्या इसी एंगल से देखते हैं? पूरे मामले को आप कैसे एनालिसिस करेंगे उसका? देखिए, मैं पूरी तरह से प्रशासनिक फेलियर बताना चाहूंगा कि ये जो भी घटना घटी है, क्योंकि बजरंग दल वाले ने एफआईआर कर दिया था और उसके बाद एडीजी को, डीजीपी को, एसएसपी को स्पॉट पे होना चाहिए था। उस टाइम अगर थाने में 4-5 सिपाही हों, 1-2 एसआई हों और 1 एसएचओ हों, तो उतनी चीज़ों को जब ये पता है आपको कि आज रात में कुछ गायें कट गई हैं और ऐसे में कल सुबह में इस तरह की हरकतें होंगी, ये आपको पूर्व सूचना होनी चाहिए। तो प्रशासनिक फेलियर तो है ही। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप पूछें कि आपको उस गांव के किसी भी लोगों को ये नहीं पता है कि एसएचओ का नाम क्या है, अगर प्रशासन इतनी ही जिम्मेवार है तो उसको जाना चाहिए, एक एक घर पे जाना चाहिए, चाहे बलात्कार की घटना हो, चाहे गोहत्या जैसी मामला हो, या फिर सर यही बात आ जाती है कि उतनी पुलिस फोर्स ही नहीं है, पुलिस वाले इतने नहीं है, एक एक केस के पीछे भागेंगे तो कैसे होगा? नहीं, लेकिन जब आपको पता है कि गोहत्या जैसी चीजें हो चुकी हैं, योगी सरकार है, उन्होंने साफ साफ बोल दिया था शुरू से ही कि सरकार बनते ही उन्होंने पहला कदम यही किया था कि बूचर खाने बंद कराए थे। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन को चाहिए था कि पूरी मुस्तैदी के साथ उस जगह पे जा करके और कहीं से भी ऐसी वारदात ना हो, क्योंकि हिंदू मरे या मुसलमान मरे, कहीं ना कहीं सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है, देश की अस्मिता पे सवाल उठता है, कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान के बीच सांप्रदायिकता और भाईचारे के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर। और फिर इसका सियासी एंगल, और सियासी एंगल अगर आप देखें तो आप ये चीज देखें कि मेरा तो ये मानना है कि जब बजरंग दल ने एफआईआर कर दिया था तो उसके बाद आ जाना चाहिए था पुलिस को क्या कहता है हस्तक्षेप करने के लिए और पूरे जल बल के साथ कंप्लीट। लेकिन सर फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है तो क्या इतना भी, क्या किसी ने शह दी बजरंग दल को, या फिर वहां पर जिला कन्वीनर योगेश राज भी मौजूद था, क्या वो सीधे तौर पर इस तरीके से कह सकता था? क्या तशद्दुद कानून हाथ में लिया जा सकता था? ये भी तो बड़ी बात, कहीं ना कहीं तो एक डर भी नहीं है ना। एसआईटी ठीक है, अभी तक थोड़ी सी लापरवाही, एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योरिटी भी नजर आई, लेकिन बाद में यह भी दिख रहा है कि वहां पर भी लोगों के हौसले इतने बुलंद थे कि कानून का डर ही नहीं है। अब ये भी नहीं पता है, जैसे थाना घेर लिया जाता है, जैसे पीटने लगते हैं पुलिस वालों को। जैसे क्या कहता है एसएचओ की सिस्टर का कहना है कि क्या कहता है पुलिस वाले ने मारा। एसआईटी को अभी तक ये नहीं पता है कि वो मारा किसने है। हो सकता है किसी मुसलमान ने मारा हो सकता है हिंदू ने मारा है, हो सकता है बजरंग दल ने मारा है, लेकिन
इस तरह की कोई भी चीज अगर होती है तो उससे जो है किसी का भी घर उजड़ जाता है, और ऐसी चीजों के लिए प्रशासन जिम्मेवार होती है। और अगर आप क्या कहता है सिर्फ सियासी बात अगर कहें कि सिर्फ सियासी इसमें खेल चल रहा है, तो वो चीज तो अपना फायदा उठाती ही है, हर पार्टी, राजनीतिक पार्टी। प्रिया जी देखिए, सीधे तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योरिटी की बात हो रही है और आप कह रहे हैं एसआईटी कर दी, हमने 4 लोग गिरफ्तार कर दिए, लेकिन ये सब वही है कि सांप निकल जाने के बाद लाठी पीटी जा रही है। फेल्योरिटी अगर कही जा रही है तो फिर आप ये मानिए ना कि हाँ, जिम्मेदारी भी लीजिए कि शुरुआत में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत हुई, नहीं तो ये माहौल नहीं होता इतना ज्यादा खराब और चीजें नहीं खराब होती और संभाली जा सकती थी। पुलिस भी पकड़ती है उन्हीं लोगों को जिसका सीसीटीवी फुटेज होता है। आपके पास उतना मशीनरी मैकेनिज्म नहीं है कि आप चीजों को कर सकें। देखिए, नीलेश जी ने बहुत सही बात उठाई और इसी बात से साफ हो जाता है। उन्होंने कहा कि एसएचओ का नाम नहीं पता है लोगों को और सब है। मैं बताना चाहती हूँ कि भारत में ज्यादातर जगहों में एसएचओ का नाम नहीं पता होता है लोगों को, और जरूरी भी नहीं है कि पता हो। देखिए, वहां पर बहुत पर पुलिस जो पर्सन होता है उसके अंडर में जितने लोग होते हैं, तो हम रेशियो देखेंगे तो सच कम है। दूसरी बात कि भाजपा की सरकार आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, तो अगर आप ये सोचेंगे कि पूरा ओवरऑलिंग हो जाए सिस्टम का, तो ये नहीं हो सकता। हमारे पास जो रिसोर्सेज पहले तो रहे हैं ना आप, ये 15-20 सालों में ऐसा कुछ हो गया कि सब बिगड़ गया और फिर आप 15-20 साल में सिस्टम पूरे देखिए प्रिया जी, फिर वही बात आप कहती हैं, वही घिसी पिटी बातें मुझे लगती है और मैं नहीं चाहता हूं कि ये बात हो। आप ये बताइए, आपका एंटी रोमियो स्क्वाड आया था, कहां गए वो लोग? क्या वो चीजें ठीक हो गई? अरे कोशिश कर रहे हैं तो उसमें रेगुलरिटी भी तो रखिए, रेगुलरिटी भी तो रखिए ना मैम। आप ये बोल रहे हैं चले गए एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योरिटी पर आपको बात नहीं सुनाई दी उनकी, आप अपने हिसाब से ये सुन रही हैं कि एसएचओ का नाम पता या नहीं पता है, नहीं पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, वहां पर रेशियो क्या है? अगर आप रेशियो की बात करने लगेंगी तो आप फिर क्यों नहीं आते? आपने क्या 2 साल होने जा रहे हैं ना, 2 साल तो होने जा रहे हैं, 2 साल में क्या आप पुलिस भर्ती नहीं कर सकती थी? होना जरूरी नहीं है, ठीक है, आई एग्रीड, मुझे नहीं कोई मतलब है इससे, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, अगर आप ये कह रही हैं कि वहां पर पुलिस वाले नहीं है, हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ हमें आए हुए, 2 साल, पौने 2 साल का वक्त कम नहीं होता है, कम से कम आप इस चीज को तो समझिए। मैंने दूसरे अपने सेंटेंस में क्या कहा, अगर आप ध्यान दें, कि हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हम उसका सही फायदा उठा रहे हैं, हम उसको सही तरीके से मशीनरी को हम चला रहे हैं, और इसी तरीके से हम ये राइट को कंट्रोल कर पाएंगे। आप देखेंगे कि अगर जब भी कभी इस किस्म से राइट्स अगर ब्रेक होते हैं तो वो लंबे खिंच जाते हैं या कुछ है, यहां पर हमने रोकने की उसको बहुत ज्यादा अदद कोशिश की है और फटाफट गिरफ्तारी हम करवा रहे हैं। यहाँ पर हमें अगर हम ये कहें तो क्या ये राइट का टर्म देना भी ठीक है? नहीं, साजिश की अगर बात पूछ रहा हूं, नहीं प्रिया जी, हम लोग देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ बिल्कुल मैं आऊंगा, लेकिन हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जरूर इस पर बात करें, क्लियर करना भी जरूरी है। देखिए, ये एक मुश्तइल भीड़ थी और पुलिस वालों से नाराज थी और थाने पर हमला कर दिया, गाड़ियां जला दी और वहां पर वायलेंस हो गया। 2 फिरकों में लड़ाई नहीं हुई है, एक दंगा नहीं हुआ, तो हमको ये चीज बहुत क्लियर करनी होगी कि वहां पर राइट नहीं है, ये राइट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, We just need to clear it ना, on this national TV। ये बिल्कुल क्लियर बात है कि ये राइट्स है नहीं, ये दंगा मतलब ये एक हिंसक, एक भीड़ का गुस्सा है और भीड़ का गुस्सा, और उसको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं समझ पाया। तो एडमिनिस्ट्रेशन, भाजपा के स्टेटमेंट आप दे रहे हैं कि आप उससे पहले आप उसे दंगा कह रहे हैं नेशनल टीवी। मैडम बैठ के मैं दंगा कह रही हूँ क्योंकि वो वहां पर अजीज साहब जो थे वो कह रहे थे कि ये दंगा है, मुस्लिम और हिंदू और फलाना, और तब मैंने बात क्लियर करी हुई है। वो इसको नहीं, देखिए इसको पर्टिकुलर नहीं, अब वो है नहीं अजीज साहब, मैं आ रहा हूँ, राजवीर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पुलिस बनाया जा रहा है तो गलत है, क्योंकि रणवीर जी जुड़ चुके हैं। नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ, पीपल वर्सेस पुलिस है ही नहीं, पीपल वर्सेस पुलिस कुछ लोग बना रहे हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कह रहे हैं कि हमें तो भाई अब पुलिस पर विश्वास नहीं है। वो तो अभी अजीज साहब कह ही रहे थे और मैंने वो बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि वहां हमें बहुत गर्व है वहां पुलिस वालों पर, और मुझे लगता है कि वहां के ज्यादातर लोगों को, ज्यादातर मतलब आप परसेंटेज में आप आंक सकते हैं, उनको सबको भरोसा है पुलिस पर। वो कुछ लोग हैं जो उपद्रवी हैं, जिनका फेस ये राइट नहीं है, कम से कम हमको ये समझ करके चलना चाहिए। अब अजीज साहब है नहीं, हालांकि जहां तक मैं समझ पाया कि अजीज साहब पुरानी बातों का जिक्र कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम फसादात का जिक्र कर रहे थे, इस पर्टिकुलर मामले पर नहीं कर रहे थे, लेकिन अब वो है नहीं तो इसलिए हम उनके पास नहीं जा पाएंगे। लेकिन रणवीर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉर्मर आईपीएस है, और रणवीर शर्मा जी मैं आपके पास भी आऊंगा, 2 मिनट के लिए मैं आपके पास आ रहा हूं, आपका पूरा समय लूंगा 2 मिनट। ये बताइए सर कि यहां पर अभी बात यही हो रही थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योरिटी है, इसको आप किस तरह से देखते हैं पूरे मामले को, एक बात। और दूसरी बात मैं यह भी समझना चाहूंगा कि इंस्पेक्टर सुबोध का गोली मारकर कत्ल हुआ है, गोली लगने से कत्ल हुआ है, अगर भीड़ वहां पर पुरतशद्दुद हो गई, पथराव करने लगी, वहां पर आगजनी हो गई,
तो फिर गोली चलाने वाला कहां से आ गया? क्या प्लान्ड वे में कोई हथियार लेकर आया और बाकायदा इस पूरे तशद्दुद का फायदा उठा करके इंस्पेक्टर सुबोध को पॉइंट ब्लैंक से गोली मार दी? आपके दोनों ही सवाल बहुत सही हैं और इस सबसे पहले तो जो घटना हुई है उसका मुझे बड़ा भारी दुख है। नंबर 2, मैं इसको जरूर मानूंगा कि हमारी पुलिस का कहीं ना कहीं फेलियर जरूर रहा है। उसके 3-4 कारण हैं। सबसे पहला कारण है, जब भी कोई इस प्रकार की घटना होती है, खासकर गौकुशी की, तो लोग हमेशा, जो राजनीतिक लोग हैं, वो उसे कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के विषय पे जोड़ देते हैं। पहले तो इन दोनों भाइयों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज पूरी बात ध्यान से सुन ले। नंबर 2, जो पुलिस का रोल है, वहां पुलिस प्रशासन का रोल है, वो रोल मुझे कहीं ना कहीं ढीला दिखाई देता है। अगर ये घटना हुई गोकुशी की, जो जंगलों में बताया गया है, और उसका अगर सही रिस्पॉन्स होता पुलिस का, उसी वक्त तत्काल रिस्पॉन्स होता, तो ये घटना को रोक दिया जाता। तत्काल रिस्पॉन्स के साथ साथ पुलिस की जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, चाहे वो एसएचओ हो, चौकी इंचार्ज हो, विशेषकर वहां का एसपी, इनकी विश्वसनीयता लोगों के ऊपर, समाज के ऊपर कितनी है। नंबर 3, उनके रिलेशन कैसे हैं। नंबर 4, आपकी विलेज टूरिंग और विलेज गश्त वो कैसी है। तो ये 4-5 चीजें जो हमारी रूटीन की पुलिस अफसर की हुआ करती हैं, शायद उनमें कहीं न कहीं कमी रही है, और कमी रहने की वजह से लोगों का वहां इकट्ठा होना जो गलत था। अगर सही पुलिस अफसर होता तो तत्काल उस पर रिस्पॉन्स करता, लोगों को इकट्ठा नहीं होने देता। दूसरा सवाल, सुबोध को गोली लगना, इस प्रकार की भीड़ में आमतौर पे जो अपराधी ग्रुप होता है वो भी वहां होता है। हो सकता है किसी को, ये आगे तफ्तीश में पता चलेगा, हो सकता है किसी को सुबोध से पर्सनल खुंदक हो। ये पुलिस ऑफिसर होते हैं, उनका मतलब अपराधियों से कहीं ना कहीं मतलब ठीक है, ठीक बात, मतलब आपस में दुका छिपी चलती रहती है। पुलिस किसी के पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है। रणवीर सर, आपका 2 मिनट तो पूरा हो गया, लेकिन देखिए, मैं जबकि हम डिबेट के दूसरे मरहले में हैं और हम ओपन डिबेट कर रहे हैं, तो मैं आप ही की बात से एक क्रॉस क्वेश्चन मेरा है कि आपने कहा कि कोई मुल्जिम हो सकता है जो पहले से ही टारगेट करके रखा हो इंस्पेक्टर सुबोध को, जिसने, लेकिन सुबोध के जो घर वाले हैं, इंस्पेक्टर सुबोध जो हैं, उनके घर वाले इसको कहीं ना कहीं अखलाक केस से भी जोड़ रहे हैं, और सियासी जमातें भी कहीं ना कहीं ये एंगल लेकर के आ रही हैं कि इंस्पेक्टर सुबोध दरअसल अखलाक केस का वो उसकी तफ्तीश कर रहे थे, इस वजह से उन्हें धमकियां भी मिल रही थी। उनके बेटे ये खुद कह रहे हैं। क्या ये एंगल कहीं इससे जुड़ता है? आप देखते हैं, एज अ फॉर्मर आईपीएस, आपका जो एक्सपीरियंस है, क्या ये हो सकता है? अभी मैं इसको उस पॉइंट से नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि तफ्तीश अभी स्टार्ट हुई है और तफ्तीश में बहुत सारे मौके से सबूत इकट्ठे करने हैं, और उन सबूतों के आधार के ऊपर ही आप कोई बात कह सकते हैं। अभी एक हादसा हुआ है, उस हादसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, गोली लगी है, एडीजीपी कहता है कोई पत्थर लगा है, तो ये बातें सारी तफ्तीश में सामने आएंगी कि नंबर 1 तो उसको गोली लगी कि नहीं लगी, नंबर 2 वो गोली किस प्रकार की है, हमारी किसी मुलाजिम की गोली है या किसी बाहर वाले की गोली है, नंबर 3 वो गोली। अच्छा सर, जल्दी से मैं एक चीज और समझ लेता हूं, क्योंकि देखिए, आप जो है ना वो इस पूरे सिस्टम के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये ऐसा पूरा हंगामा हुआ, हम देखिए बाकायदा दिखा भी रहे हैं कि पुलिस वाले ही भाग रहे हैं, और एसआईटी बाकायदा इसकी भी जांच करने वाली है कि इंस्पेक्टर सुबोध क्यों उनको साथियों ने छोड़ करके क्या भागे या उन्हें छोड़ दिया था। क्या ऐसे मामले में यह होता है कि साथी भी कहीं ना कहीं अपनी जान बचाते हैं और अपने लोगों को ही शेड आउट नहीं कर पाते हैं? वहां पर क्या हुआ होगा, ऐसी सिचुएशन क्या होती है, जरा आप अगर इलेबोरेट कर पाए। जब पुलिस ऑफिसर किसी घटना के ऊपर ऐसी लाइन ऑर्डर सिचुएशन पे जाता है जहां लोग भड़क रहे हो, पत्थर मार रहे हो, तो जो पुलिस ऑफिसर है उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी कितनी है मुलाजमों के अंदर और पब्लिक के अंदर, वो बहुत डिपेंड करती है। अगर मुलाजमों को अपने अफसर पे भरोसा है तो उसको कभी छोड़ते नहीं है। अगर मुलाजमों को कहीं ये लगता है कि भी हाँ ये अफसर ही कहीं तो ना चला जाए,
तो वो घटना का ब्यौरा पूरी तफ्तीश के अंदर आएगा। अभी मैं इसके कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं, लेकिन सर आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं और ये बात जो है वो आमतौर पर कोई समझ नहीं पाता है और आप ही जैसा शख्स जो है इसको बता सकता है कि आखिर क्रेडिबिलिटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे वो पब्लिक चाहे वो अपने साथियों में जो होनी चाहिए वो ऐसे मामले में हो जाती है। ठीक है सर, मैं कुछ और जो इसके पॉइंट्स हैं और जो और पहलू हैं प्लीज, हाँ सर, एक मिनट, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई ना कराएं, उनका भाईचारा बनने दें, पुलिस को अपना काम करने दें, पुलिस की अपनी तफ्तीश में सहयोग करें सभी लोग, जब जाके सच्चाई निकलेगी कि सुबोध को गोली कैसे और किस प्रकार से लगी। बिल्कुल ठीक बात है सर, आप एक अच्छी अपील कर रहे हैं और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि कम से कम जो लोग हैं, चाहे वो सियासी जमात हो या फिर कुछ और लोग, अगर हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोशिश करें तो इसको हमको समझना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं भीड़ का गुस्सा था और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योरिटी है तो इसकी तफ्तीश हो रही है। तो आज हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बुलंदशहर में जो बवाल हुआ उसका सच क्या है और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ लगातार खास पैनल मौजूद है। और प्रिया जी देखिए, एक बार फिर से मैं आ रहा हूं, चाहे पॉलिटिकल एनालिस्ट हो हमारे साथ नीलेश जी, उनका भी कहीं ना कहीं एनालिसिस यही आ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योरिटी, और रणवीर सर पर तो हम कहीं ना कहीं उनकी बात पर सवाल भी नहीं खड़े कर सकते क्योंकि उनको बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, फॉर्मर आईपीएस हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं संभाला गया मामले को और जो कंडीशन हो सकती थी उसको समझा ही नहीं गया, तो यानी कि प्राइमरी लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर है। देखिए, रणवीर जी की बहुत सारी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूं, जो उन्होंने इस बात को आराम से कर नहीं इस बात के लिए छोड़कर नहीं, मैं कहना चाहती हूँ देखिए थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है प्रिया जी, लेकिन बात यही है ना कि देखिए हो सकता है कि एक आवाम ये समझना चाहती हो, गलतियां होती हैं और उसी गलती से ही इंसान सीखता है और सरकारें भी सीखती हैं। ये नहीं कही जा रही है बात कि सरकार ने जानबूझकर वहां पे तशद्दुद किया या फिर करवाया या एडमिनिस्ट्रेशन ने जानबूझकर करवाया, लेकिन फेल्योरिटी तो है, उसको भी एक्सेप्ट करने में इतनी मुश्किल हो रही है, ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा। देखिए, कोई ऐसे भविष्यवाणी तो नहीं करके बैठा रहता कि क्या हो सकता है, क्योंकि जब भीड़ ऐसे आमादा हो जाती है हिंसा के ऊपर, तो ये होता है कि भीड़ आपस में लड़ रही है या कुछ है, लेकिन किसी पुलिस वाले को गोली मार दी जाएगी या कुछ है, अब उसमें से किसने मारा किसने नहीं मारा ये नहीं पता, अभी तक किसी को नहीं पता, ये इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। साजिश का जिक्र कर रही थी। मैं ऑफकोर्स मैं उस पर आती हूँ, लेकिन ये अगर हो जाता है तो ये किसी को देखता नहीं है कि ऐसा हो सकता है या कुछ है। रही बात बाकी पुलिस वालों के भाग जाने की, वहां से तो ये हिस्ट्री रही है यूपी में और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मैं आपको दे सकती हूँ जहां पर ऐसे छोड़ कर भाग गए हैं, क्योंकि जब आपकी वैसे तो पार्टी विद द डिफरेंस वाली सरकार भी इस चीज को नहीं ठीक कर पाई। नहीं, पार्टी विद द डिफरेंस को समय चाहिए होगा सऊद जी, आप क्या बात, कितने साल चाहिए, 10 20 50? हम इसी कार्यकाल में पूरा करके दिखाएंगे, जितनी हमारी हिम्मत होगी हम उतना जरूर करेंगे। साजिश की बात आपको मैं बताती हूँ, साजिश बार बार कही जा रही है कि ये वीएचपी आरएसएस और फलाना लोगों की साजिश है। आप ये बताइए, सरकार हमारी है, ठीक है, सामने कुंभ खड़ा, यहाँ पर थोड़े 6 तारीख को आज 2 दिन बाद शौर्य दिवस मनाया जाएगा, लोग इधर उधर शौर्य दिवस मनाएंगे और फिर पूरे आप देखेंगे कि अयोध्या में जो जमावड़ा हुआ और सब है, इन सब के बीच में आप ये बताइए किसको फायदा होगा और किसको नुकसान। ये तो बात बहुत क्लियर है कि अगर आप हमारी सरकार कितनी मासूमियत से आप ये बात कह रही हैं ना, तो आप ये प्रिया जी, आप इतनी मासूमियत से ये बात कह रहे हैं कि काश लोग इस मासूमियत को और उसके पीछे छिपी हुई शायद चालाकी जो है उसको भी समझे। मैं नीलेश जी से समझना चाहूंगा, सर वाकई प्रिया जी इतनी मासूमियत से बात करें, सिचुएशन उतनी ही मासूमियत वाली है। जिसे हेरिटेज की प्रॉपर्टी जो हेरिटेज बना दिया गया है, जब वो हम उसके तरफ बढ़ रहे हैं तो ये सारी चीजें हम पर बट्टा लगाती है, तो नुकसान किसका होगा? मतलब हमको ओवरऑल मैं प्रिया जी ये मान के चलूं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कहीं से भी कोई चूक नहीं की, ठीक है, आपने मान लिया, आपने ये बात और फलाना चीजें नहीं चलती, तो ठीक है। मैं नीलेश जी प्रिया जी, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा। अभी आपने बोला था कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं पास्ट में भी होती रही हैं, लेकिन इसको मैं एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगा आपका समर्थन करते हुए कि 1989 के दंगे में, हाँ, कांग्रेस की सरकार थी बिहार में और भागलपुर में दंगा हुआ था और
RS द्विवेदी वहां के SSP होते थे और उस टाइम में उनके भी पास से पुलिस भाग गई थी। उससे भी पहले की बात बता दूं, DSP को जिंदा जला दिया गया था, वहां से भी पुलिस भाग गई थी। तो इसका क्या कहता है, रियासत से इसका सत्ता से कोई मतलब नहीं होता है, चीफ मिनिस्टर से, पार्टी से मतलब नहीं होता है। सबसे बड़ी बात होती है कि प्रशासन नहीं, लेकिन सर इतनी मासूमियत से वो बात कह रही है कि बजरंग दल वाले वो कुंभ में बिजी हैं और शिवसेना VHP वाले वो कुंभ में बिजी है। हम कह रहे हैं कि सरकार का ध्यान है 10 चीजों पर। ये कुंभ सबके लिए होगा, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है। मतलब आप कुंभ के चक्कर में बाकी पूरे के पूरे सूबे को तो ऐसे छोड़ दीजिए, धकेल दीजिए। प्रश्न आप बना रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि बाकी सारी चीजें हैं, ये हम पर बट्टा लगा सकती है, ये छोटी छोटी ऐसे ही क्या मैं एग्जिजरेट कर रहा हूँ, क्या मैं एग्जिजरेट कर रहा हूँ या फिर मैं बहुत नॉर्मली बात कर रहा हूँ? आप ये बताइए, ये साजिश की बात आप कर रहे थे ना, तो साजिश हमारे खिलाफ रची जा रही है। मैं अनुराग सर से समझ लूं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, हो सकता है मैं उस बात को सही से नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन अनुराग सर बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। अनुराग सर से ले लेते हैं। विश्व पटल पर रखने की बात करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इस चीज के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं, हम पर कोई ना कोई साजिशें रच दी जाती हैं। सबसे पहले बात बोली थी पोलराइजेशन वाली और चुनावी लाभ वाली, जिसपे हमारे वो निकल करके सामने जो उन्होंने रोका भी नहीं, तो क्योंकि हम पर बिल्कुल इल्जाम लगाया जा रहा है, पूरी बात आगे प्रिया जी देखिए, मुझे भी कम से कम इनजस्टिस नहीं कर सकता, सब लोग पैनल में है ना, मैं बाकी लोगों के भी व्यूज जरूर लूंगा। आपने उसी बात को उस टर्न उसको उसी दिशा में मोड़ दिया जिससे आप ये साफ साफ दिख रहा है कि आप उसको पॉलिटिकल बेनिफिट ले सके। डिबेट के बिल्कुल अंत में वर्मा जी, ठीक है, रणवीर सर के पास भी मैं आऊंगा। रणवीर सर देखिए, अब हमारे पास बातचीत के लिए वक्त नहीं है, 30 सेकंड के लिए मैं फाइनल कमेंट्स के लिए आप सबके पास आ रहा हूं। रणवीर सर देखिए, यहां पर एक बार भी ये बात नहीं मानी गई, कम से कम बीजेपी की तरफ से प्रिया जी ये बात नहीं मान रही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियोरिटी है, ठीक है, उसके बाद हालात संभाले जा रहे हैं, ये बात वो कह रही हैं। आप अपनी बात आखिर में क्या कहेंगे, इस पूरी डिबेट में क्या समअप करेंगे? मैं पहले तो इन राजनीतिक पार्टियों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज आप इसे हिंदू मुस्लिम की बात को मत बढ़ाइए। दूसरी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सीएम साहब से और डीजी साहब से, आप सबसे पहले जो वहां मुलाजिम ड्यूटी के ऊपर थे उन सब की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए कि ये गलती क्यों हुई और किस प्रकार से गलती हुई। नंबर 2, इसके साथ आप के जो राजनीतिक जो सवाल लोग हैं को भी मदद आना चाहिए था, मदद कर पाए इस आग को बुझाने में। ठीक है सर, और फिर वही बात है सर, ये अकाउंटेबिलिटी वाली बात जो आ रही है, या फिर आप सवाल फिक्स करने की बात कर रहे हैं, भाई एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियोर जो है वही उजागर होता है। बहरहाल माना जाए या ना माना जाए, चीजें दिख रही हैं, लेकिन अनुराग सर इस पूरे सूरत हाल में आप वही कहेंगे कि हां सिर्फ पॉलिटिकल फायदा लेने की कोशिश, लेकिन अब उसके बाद जो कुछ हुआ, जिस तरीके से हालात को संभाला जा रहा है, क्या क्रेडिट दिया जा सकता है कि चीजें ठीक तरीके से संभाल ली गई या फिर और बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता था? देखिए, उसमें तो अभी मतलब अभी बहुत प्रीमेच्योर हो गए बात कहने की संभाल ली गई है या नहीं संभाली गई है क्या है, लेकिन जो सबसे बड़ा मेरा सवाल है वो भाजपा के लोगों से, भाजपा के जो टॉप मशीनरी है उनसे, कि आपने ऐसे लोगों को इतना शक्तिशाली क्यों दिया, इतना शहद दी कैसे? क्यों एक जिला स्तर का नेता या मोहल्ला स्तर के नेता भी इस तरह से शक्तिशाली हो चुके हैं कि जैसे आप सरकार कानून उनके हाथ में है। ये सिचुएशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं प्रिया जी इस पर जवाब भी लूंगा, लेकिन नीलेश सर देखिए, पॉलिटिकल फायदे की बात तो हम देखते हैं, और इस मुल्क में ही नहीं बल्कि हम अगर पूरी दुनिया में देखें तो लाशों पर है, लेकिन क्या बुलंदशहर को और बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था? क्योंकि आपने कहा कि बहुत पहले से ही चीजें फाइंड आउट कर ली गई थी, एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर ही आप मानेंगे, लेकिन पॉलिटिकल एंगल क्या? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर भारत के इतिहास को आप पलट के देखेंगे तो जो भी अभी जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे राम मंदिर का मसला रहा हो या जो भी लोग 30 सेकंड में रखिएगा बात, बस मैं एकदम शॉर्ट में बोलना चाहूंगा। मेरा एक ही चीज कहना है, गाय का दूध मुस्लिम भी पीता है, हिंदू भी पीता है। बिल्कुल ठीक बात है। सुअर का कोई दूध नहीं होता है जिसको कोई पीता है, तो ना मुसलमान किसी गाय को टच करे, ना हिंदू सुअर को टच करे। अगर इस तरह की सोच अगर हम लोग ईमानदारी से अगर रख लेंगे तो देश में सांप्रदायिक एकता इतना जबरदस्त होगा, हमको ये समझना होगा कभी भी जो है कि शायद जो है ज्यादातर लोगों की सोच यही है सर, कुछ एक शर पसंद अनासिर को छोड़ दिया जाए ना
तो यही है, और यही एहतराम जो है एग्रेरियन हिंदुस्तान इकॉनमी की है, जो है यहाँ पे हम वो लोग वो वो गाय क्यों खूबसूरती है। काटेंगे? गाय ठीक अगर है। नहीं कटा हुआ होता तो इस तरह की स्थिति होती ही नहीं। ठीक है। और हम लोग ठीक सुअर है, वाली भी चीज ठीक है, ना करें, ठीक है। कोई भी प्रिया जी, ऐसा काम ना प्रिया करे जी, कि सांप्रदायिक तनाव बढ़े। बजरंग दल का एक जिला लेवल का भी नेता इतना बड़ा हो जाता है कि वो जाकर के पुलिस वालों के सामने भी और सामने इतनी बातें करता है, क्या वो इतना ही ज्यादा स्ट्रांग है, उसको शायद दी गई तभी ये चीजें हो रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राज में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इतना बड़ा हो सकता है कि शांति को वो किसी तरीके से भंग कर सके सूबे में। यहाँ पर तो शायद लग रहा है ऐसा अगर कोई भी कर रहा है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि लॉ हमें इजाजत देता है। और गिरफ्तारी का और उसके खिलाफ कार्रवाई का, और ये जल्दी ही होगा। तो ये हमने पूरा सिस्टम इस चीज के लिए लगा रखा है, और ये हम वादा करके देते हैं कि ये सरकार जरूर इस चीज पर आगे कार्रवाई करेगी। चलिए, साजिश या सोची समझी एक कार्रवाई थी या फिर कहीं ना कहीं मुश्तइल भीड़ ही इस पूरे के पूरे तशद्दुद के पीछे थी, लेकिन सवाल बहुत से अभी भी अनसुलझे हैं और सरकार से ही जवाब जो है वो मांगा जा रहा है। देखना होगा कि सरकार से क्या पूरी तरीके से इस पूरे मामले पर संजीदगी से कोई ऐसा जवाब आता है जिससे कम से कम मुतमईनी नजर आए। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुटे और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज का मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।